लेट मी गिव लाइट। यदि मैं अपने परिवार के मार्ग को प्रशस्त करने के क्रम में रोशनी दे सकती हूं, मार्गदर्शक बन सकती हूं, तो बनूं। बट लेट मी नॉट बी लाइट, लेकिन मैं चरित्र की हल्की ना बनूं। फॉर ए लाइट वाइफ डथ मेक ए हैवी हस्बैंड, क्योंकि चरित्र की हल्की स्त्री अपने पति या हो चुके पति या होने वाले पति को एक नारकीय जीवन जीने के लिए उसके ऊपर एक ऐसा बोझ उसके कंधों पर डाल देती है जो जीवन भर के लिए उसे बोझिल बना डालता है। ऐसा मैं हरगिज नहीं होना चाहती। ये शब्द हैं विलियम शेक्सपियर के नाटक द मर्चेंट ऑफ वेनिस के मुख्य पात्रा पोर्शिया के। उसी संवाद के अंत में पोर्शिया कहती है, एंड नेवर बी बिसानियो सो फॉर मी, और मेरा होने वाला हस्बैंड बिसानियो जो है ऐसा कभी ना हो, मैं ऐसा ही चाहती हूं। मित्रों, मैं शिवचरण सिंह आपका स्वागत करता हूं चर्चा के इस विशेष सत्र में, जिसमें हम विवाह, दाम्पत्य जीवन और विवाहेतर संबंधों के ऊपर एक विश्लेषण करेंगे और संक्षेप क्रम में यह जानने का प्रयास करेंगे कि यह हमारे सामाजिक राष्ट्रीय जीवन के लिए किस प्रकार से एक विध्वंसात्मक भूमिका निभाते हैं। लेकिन उसके पहले एक विडंबना की चर्चा। आप कहेंगे कि मैंने इस सत्र की शुरुआत में 2 यूरोपीय साहित्यिक चरित्रों के साथ अपनी बात शुरू की, पोर्शिया और बेसानियो। क्या हमारे भारतीय साहित्य में ऐसे चरित्रों का अभाव है? क्या हमारे भारतीय समाज में इस तरह के मूल्यों का अभाव है? तो मैं कहूँगा विडंबना को देखिए। वही भारतीय समाज जहाँ सांस्कृतिक मूल्य हवा में तैरते हों, उन्हीं तैरते हुए मूल्यों में से कुछ मूल्य सुगंध के रूप में हवाओं द्वारा चहुदिशा में बिखेर दिए जाते हैं। उन्हीं बिखरे हुए मूल्यों के मोती को चुन लेता है एक यूरोपीय नाटककार और अपने पात्रों के माध्यम से इन मूल्यों को सुरक्षित कर अपने समाज की सुरक्षा का प्रयास करता है। ऐसे में विडंबना यह है कि हम नित्य जब अपने समाचार पत्रों के पन्नों को पलटते हुए चौथे पन्ने पर पहुंचते हैं, जो अपराध जगत का पन्ना होता है, तो हमें हर दिन हर प्रांत के किसी न किसी जिले से एक ऐसी ही विद्रूप कहानी पढ़ने को मिलती है जहां एक परिवार को, उसी परिवार की एक पत्नी और उसी परिवार का एक पति अपने ही हाथों से अपनी बर्बादी की कहानी को लिख करके और हस्ताक्षर करता हुआ इस चीज की मुहर लगा देता है कि लो, मैं बर्बाद हो गया, हमारा परिवार बर्बाद हो गया। और फिर हम इसको बड़े ही आसानी से पाश्चात्य जीवन शैली के ऊपर थोप करके अपनी जिम्मेदारी से वंचित होने का, अपनी उत्तरदायित्व से किनारा करने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि ये तो पाश्चात्य जीवन शैली की सहज परिणति है, ऐसा तो होना ही था, ऐसा तो होना ही था। ऐसा कह करके अगर हम अपने दायित्वों से किनारा करने लगे तो फिर हमारे विश्व गुरु होने का, हमारे हिंदू राष्ट्र होने का क्या, कैसे, क्यों कर हम दावा करें। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं कि हम आज की जो चर्चा कर रहे हैं उसमें आपने कई तरह के विश्लेषण देखे होंगे, जिनमें ज्योतिषाचार्य ग्रह नक्षत्रों की गति के माध्यम से इस तरह की चीज़ों को कहीं ना कहीं पर न्यायोचित नहीं तो कम से कम अवश्यंभावी करार दे देते हैं। इसी प्रकार से अन्य लोग इसे पाश्चात्य जीवन शैली के प्रभाव और उन्मुक्त और स्वच्छंद जीवन के परिणाम के रूप में दिखा करके हम अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझ करके बस अखबारों में इन पन्नों को पढ़ते हुए अपने कंधों को और बोझिल करते चले जाते हैं। लेकिन हम समझने का प्रयास नहीं करते कि इन समस्याओं की वजह से जिस तरह की विद्रूपताएं हमारे समाज में फैल रही हैं, उससे व्यक्ति और परिवार ही कमजोर नहीं हो रहा है, दुर्बल नहीं हो रहा है, बिखर नहीं रहा है, बर्बाद नहीं हो रहा है, हमारा राष्ट्रीय जीवन भी बिखर और बर्बाद हो रहा है। क्योंकि व्यक्ति एक इकाई है। जिस प्रकार से हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण हमारा मस्तिष्क अपने आप में स्वतंत्र रूप में नहीं खड़ा रहता, उसे खड़ा होने के लिए शरीर का एक स्वस्थ ढांचा चाहिए, एक स्वस्थ रीढ़ की सीधी हड्डी चाहिए। ठीक उसी प्रकार से एक व्यक्ति के सबल, शक्तिशाली और चरित्रवान होने के लिए परिवार रूपी ढांचे का मजबूत होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि परिवार अपने आप में एक इकाई है और उस इकाई में रहने वाले सारे सदस्य अपने आप में महत्वपूर्ण इकाइयां हैं, लेकिन
इन इकाइयों को हम अलग करके नहीं देख सकते। चलो एक परिवार बर्बाद होता है तो हो जाए, इससे समाज का क्या? कल को यह समाज को बर्बाद करेगा। एक समाज बर्बाद होता है तो बर्बाद होने दो, इससे क्या, लेकिन वह समाज कल को राज्य को और देश को और अंततः राष्ट्र को भी प्रभावित करेगा। इस बात को हम जितनी गहराई से समझने का प्रयास करेंगे, उतनी ही तीव्रता से हम अपने कर्तव्यों को भी निभाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि यदि व्यक्ति टूटता है और जिसका कारण बनता है उसका परिवार, तो समाज, देश और राष्ट्र टूटता है और एक दुर्बल राष्ट्र बीमारियों का घर हो जाता है। उसके ऊपर आसानी से आक्रमण करके उसे पराजित किया जा सकता है। तो आज हमारे राष्ट्रीय जीवन में जितने भी खतरे हैं, उन खतरों में सबसे खतरनाक खतरा है, सबसे घातक आघात है परिवारों का बिखरना। क्योंकि परिवार तमाम अन्य कारणों से बर्बाद और बिखर रहे हैं, लेकिन उनमें सबसे महत्वपूर्ण विवाहेतर संबंध रूपी बीमारी है। क्योंकि यह तो परिवार को, बाकी कारक को तो संभाला भी जा सकता है, ये तो एक ऐसा झटका देता है कि एक ही बार आत्मघाती बम हमले की तरह सब कुछ को विध्वंस करके निकल लेता है। और हम इसे सिर्फ और सिर्फ पाश्चात्य शैली वाले जीवन के ऊपर पटक करके हम नहीं भाग सकते। क्योंकि मैंने इसीलिए एक पाश्चात्य साहित्य के नाटक को संदर्भ में ला करके उनके पात्रों के माध्यम से इस बात को संदर्भित किया कि देखिए, वहाँ जिसे हम तथाकथित रूप से कंजर्वेटिव ब्रिटिश सोसाइटी कहते हैं, उनके अंदर भी एक छटपटाहट है कि इन मूल्यों को सुरक्षित रखा जाए, परिवार को सुरक्षित रखा जाए। ऑन द अदर हैंड, आज यदि आप भारत के किसी भी राज्य में चले जाएं, किसी भी जिले में चले जाए और सुबह उठ करके जब आप अखबार उठाएंगे तो आपको इस तरह की कहानियां बहुत ही कॉमन रूप से मिलेगी कि एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिल करके अपने पति की हत्या करवा दी। इतनी दूर तक जो परिवार की बर्बादी चली आती है, वह इतनी सहज रूप से नहीं है जितनी सहज रूप से अखबारों में छप जाती है। एक पति अपनी प्रेमिका के साथ मिल करके अपनी पत्नी को धोखा देता है और पकड़े जाने के भय से पत्नी की हत्या कर देता है। ये जो हेडलाइंस छपते हैं, ये इतनी आसानी से घटना नहीं घट जाती जैसे हम कह रहे हैं और जिस तरह से अखबार नवीसी से छाप देते हैं। क्योंकि इनके पीछे की कहानी बहुत ही दर्दनाक होती है। समाज टूटता कैसे है? समाज का सबसे पहला प्रहरी है परिवार। परिवार का मतलब पति पत्नी और एक या दो बच्चे नहीं। परिवार का मतलब बृहद परिवार, जहां 2-3 ऐसे युग्म आंखें हों, नेत्र युग्म हों, जो सुरक्षा प्रहरी के रूप में चारों तरफ सजग होकर के 24 घंटे पहरेदारी करते हैं। वे होते हैं अनुभवी वृद्धजन, जो अपने जीवन के अनुभवों, साहित्य, शास्त्र और पुराणों के अध्ययन के आधार पर जीवन के मूल्यों को सुरक्षित रखने वाले उपायों को जानते हैं और उन दुर्घटनाओं को भी जानते हैं जिनकी वजह से परिवारें बिखरती हैं, समाज बिखरता है। इसलिए वे एक पहरेदार की भूमिका में घर में बैठे रहते हैं और सब तरफ एक प्रहरी की निगाह से देखते हुए परिवार की सुरक्षा करते हैं, अनुशासित रखने का प्रयास करते हैं। लेकिन धीरे धीरे हमने अपने तथाकथित भ्रामक सुख के कारण परिवारों को धीरे धीरे करके एकल, इसे परिवार नहीं कहेंगे, एकल पिंजड़े में बदल दिया। परिवार तो वह जहां विचारों की उन्मुक्तता और मूल्यों का अनुशासन हो, जहां हम उन्मुक्त होकर के प्रश्न कर सकें, अपने हर उस प्रश्न को हम अपने परिवार में रख सके जिनकी संभावना हमारे जीवन में बनती है, और उन्मुक्त विचारों को रख करके मूल्यों के अनुशासन से शासित होकर के जब परिवार जिएगा तो वो राष्ट्र मजबूत होता है। ऑन द अदर हैंड, यदि हम इस तरह की विचारधारा में फंस जाते हैं कि वेडलॉक यानी शादी में मजा नहीं यारो, आउट ऑफ वेडलॉक, विवाह के बाहर ही मजा है, और फिर ऐसा कह करके हम सभी इस बात को इतना ही
सरल तरीके से जस्टिफाई कर दें कि ये तो पाश्चात्य जीवन शैली है और हम मॉडर्न हो चुके हैं, इसलिए हम दकियानूस पिंजड़े में नहीं रह सकते हैं। ये मॉडर्न हो चुके हैं, मॉडर्न हो चुके हैं कितनी बार कहेंगे? मॉडर्न का मतलब होता है विचारशील होना, यानी हर दिन अपने विचारों में नवीनता लाना। यदि हम मॉडर्न शब्द को इस रूप में समझे कि आधुनिक यानी अद्यतन, अप टू डेट, ये क्या है? ये तो जानवरों सी बात हो गई। हमने हजारों हजारों वर्षों में परिवार के महत्व को समझा, हमने हजारों हजारों वर्षों के अनुभव के आधार पर जीवन मूल्यों को समझा, इनके बिखरने के विद्रूप परिणामों को जाना। तो अचानक से फिर उसी जानवर की भांति अगर हम बिहेव करने लगे कि उन्मुक्त और स्वच्छंद हो गए, विचारों से नहीं आचरण से, हमारे प्रश्न उन्मुक्त हो सकते हैं, हमारे विचार उन्मुक्त हो सकते हैं। आचरण यदि उन्मुक्त होगा, यानी उन्मुक्त तो फिर भी हो सकता है, लेकिन अगर आचरण हमारा स्वच्छंद होगा और इसे हम आधुनिकता का जामा पहना देंगे, जो वास्तव में एक विषैला वामपंथी पाश्चात्य जीवन शैली है, जहां के लोग स्वयं ही इस तरह की समस्याओं से ग्रसित है और वो पूरी तरह से विवश होकर के भारत की ओर देखते हैं कि हो सके भारत अपने मूल्यों से पूरी दुनिया को बचा ले। आज उसी भारत के लोग इसी आधुनिकता की आड़ में, इसी मॉडर्निज्म के आधार पर, इसी उन्मुक्तता और स्वच्छंदता की आड़ में एक ऐसे जीवन शैली को चुनने लगे हैं जहां वे बड़ी आसानी से कहते हैं देयर इज नो फन इन वेडलॉक, विवाह के बंधन में कोई फन नहीं है, एंड यू कैन हैव एवरी टाइप ऑफ फन आउट ऑफ द वेडलॉक। और फिर उन्हें ऐसे खतरनाक परिंदे मिल जाते हैं जो उन्हें बहला फुसला करके, जिसे वो परिवार का पिंजड़ा, वेडलॉक रूपी पिंजड़ा कहते हैं, उस पिंजड़े के सिकंजे को तोड़ने के लिए उन्हें फुसलाते हैं और अंत में बाध्य करते हैं और कहते हैं कि चलो हम एक ऐसे क्षितिज की ओर उड़ चले जहां मजा ही मजा हो, जहां मजा ही मजा हो। लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि जिस पिंजड़े को तोड़ करके वे निकलते हैं, उनके निकलने के बाद उनके पंखों के जल जाने के परिणाम स्वरूप जिस घाटी का सामना करना पड़ता है और जिस तरह की सजाएं उन्हें मिलती हैं, उन सजाओं को बताने के लिए वे कभी वापस नहीं आते, वे वहीं बर्बाद और ख़त्म हो जाते हैं, गूंगे बहरे और गुमनाम और अंधकार में खो जाते हैं। तब हम सिर्फ अखबारों में उनकी कहानियां पढ़ते हैं और वो भी हेडलाइन और 2-3 पैराग्राफ के बाद हम अपना पढ़ना भी वहीं तक सीमित करके इस पर विचार नहीं कर पाते कि ये सब हो क्यों रहा है। परिवार की निगाहें, परिवार की अनुशासित निगाहें और इस तरह के कई युग्म नेत्रों का अभाव परिवार को स्वच्छंद बना देता है और खतरनाक परिंदे उस परिवार में प्रवेश कर जाते हैं, पिंजड़े को तोड़ करके उस भ्रामक क्षितिज की ओर उड़ने के लिए एक तमाम आधुनिकता का बहाना दे देते हैं। और फिर जब सब कुछ बिखर जाता है तो जो परिंदा खतरनाक परिंदा था वो भी बर्बाद होता है, जिसे वह लेकर उड़ा था वह भी बर्बाद होता है, और जिन्हें वे पीछे छोड़ करके चले जाते हैं वे तो सहज रूप में ही अंधकार में जीवन जीने को विवश हो जाते हैं। ऐसे में हम यदि इस पर विचार करना भी छोड़ दें, मंथन करना भी छोड़ दें, तो फिर तो हम सिर्फ अखबार ही पढ़ें, और अखबार वालों को काम ही क्या है, डेली इस तरह के 2-3 अपराध जगत की खबरों को ला करके पन्नों को काला करके हमारे सामने सुबह सुबह परोस दें और हम हर 15 दिन के बाद कहें कि अखबारों में रहता क्या, यही तो है। ऐसा हो नहीं सकता। कहानियां किस तरह की छपती हैं? पहले एक खतरनाक परिंदा जिसे हम कहें कि वह परिवार के संपर्क में आता है, या फिर हम यूं कह लें कि हम स्वयं पिंजड़े में घुटन महसूस करते हुए से यह कहते हैं कि देयर इज नो फन इन वेडलॉक, और हम स्वयं बाहर जाकर के उस खतरनाक परिंदे को ढूंढ लेते हैं। चाहे वह पत्नी हो तो वह एक प्रेमी को ढूंढ लेती है, चाहे वह पति हो तो एक प्रेमिका को ढूंढ लेता है। जिस बहाने से भी कहानी अगर यहीं तक सीमित रहे और फिर समाप्त हो जाए कि ये भ्रामक सुख है, तो बात रह जाती है वहीं तक। लेकिन बात यहीं तक नहीं रहती है। यदि यह अच्छा ही होता, यदि यह काम अच्छा ही होता, तो फिर छुप छुपा के करने की जरूरत क्या होती? क्यों एक पत्नी अपने प्रेमी से मिलने के लिए बहाने ढूंढती, एक रिश्ते का आड़ ढूंढती कि ये हमारा फलाना मित्र है, हमारे मायके का, हमारा दूर का भाई है? और क्यों एक पति अपनी प्रेमिका को दूर की बहन और दूर के रिश्तेदार बना करके या कार्यालय में काम करने वाली अपनी सहयोगी बता करके उससे मिलता और छुप छुपा करके ऐसे गंदे कारनामे को अंजाम देता जिसे पकड़े जाने का भय उसे अहरनिश सताता रहता है? तो फिर वह भी तो समझता है कि यह गलत कार्य है, लेकिन जब उसे लगता है कि हम पकड़े जाएंगे,
या फिर जब वह पकड़ा जाता है तब तो वो विस्फोट हो जाता है, या फिर बीच में उन्हें लगता है कि इस तरह से छुप छुपा करके कब तक हम अपने जीवन के फन को एंजॉय करते रहेंगे, तो क्यों ना हम डिक्लेयर करके सब चीज़ों को करें। लेकिन डिक्लेयर करने में जो बाधाएं आती है उसमें सबसे पहली बाधा आती है वही वेडलॉक जिसे वो पिंजरा समझ के तोड़ के निकलना चाहता है। वैसे में वह सबसे पहला काम ये करता है कि उस पिंजरे को तोड़ के नहीं निकलता, उस पिंजरे को ही जला डालता है। पति अपनी प्रेमिका के चक्कर में अपनी पत्नी की हत्या कर देता है, पत्नी अपने प्रेमी के चक्कर में अपने पति की हत्या कर देती है, अपने बच्चों की हत्या कर देती है। और ये अलग अलग कैरेक्टर्स और अलग अलग परिस्थितियों का ताना बाना बुन करके इस तरह के समाचार हम लगभग हर दिन अपने अखबारों में पढ़ते हैं और यह समझ करके चुप हो जाते हैं, हाँ बस ऐसा ही समाज है, हाँ बस ऐसा ही समाज है। लेकिन इस समाज के हिस्से हम भी तो हैं। केवल वही व्यक्ति तो प्रभावित नहीं है जो इस तरह की घटनाओं में विक्टिम बन करके और बिना समझे सोचे समझे बर्बाद हो रहा है, लेकिन हमारे समाज में जो सुरक्षा के तंत्र हैं, सबसे पहला तंत्र परिवार जो टूट गया। एकल परिवार के नाम पर एक ढांचा सा रह चुका एक एकल परिवार रूपी पिंजरा टूट रहा है। इसे बचाने का जो इमीडिएट दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा तंत्र हो सकता था वह था शिक्षा का तंत्र, जो पूरी तरह से परीक्षा का तंत्र बन के रह गया है। पहली बात तो उसमें पढ़ाई के नाम पर जीवन मूल्यों का इतना अभाव है कि उसे हम सिर्फ और सिर्फ एक नौकरी पाने का जरिया मानते हैं, और उस जरिया को भी हम एक तात्कालिक रूप से परीक्षा पास करने का जरिया मानते हैं। इतना पढ़ लो परीक्षा पास कर लो, उसको भूल जाओ, फिर आगे इतना पढ़ लो, फिर एक परीक्षा पास कर लो, फिर परीक्षा, ऐसे इस क्रम को पार करते करते बाकी ऐसे तो कुछ खास पढ़े नहीं, अगर कहीं गलती से भी कुछ एक बातें खास आ गई तो उन सबों को भूल करके आगे एक नौकरी ले लो और जीवन मूल्यों के अभाव में एक खोखली और बीमार जिंदगी जीने को विवश हो जाओ। तो शिक्षा रूपी ढांचा भी खत्म हो जाता है। अब बचता है कला, संस्कृति या मनोरंजन। संस्कृति की बात हम इस रूप में नहीं करें जिस रूप में हम सांस्कृतिक मूल्यों को समझते हैं। संस्कृति का मतलब जैसे ये लोग कहते हैं ना कल्चरल प्रोग्राम्स, उन अर्थों में अगर हम देखें तो कला के नाम पर हमारे सामने क्या है? संगीत कला, नृत्य कला। तो संगीत कला भोंडे संगीतों से पटे हुए हैं, तमाम उस तरह की बातों को हम उसमें समावेशित कर चुके हैं जिनमें वामपंथ का जहरीला विष घुला हुआ है, वामपंथ का जहर घुला हुआ है। साहित्य की बात कर ले तो पूरे साहित्य में उसी तरह की उन्मुक्तता, उसी तरह की जीवन शैली की पैरवी हो रही है, वकालत हो रही है, जिनसे परिवार टूट रहे हैं। अब बचा इस तरह के कल्चरल प्रोग्राम का एक दूसरा आयाम जिसे हम मनोरंजन कहते हैं, जिसमें ले दे करके कुछ टेलीविजन के सीरियल हैं जो बस इन्हीं कहानियों को दोहराते रहते हैं जो हम अखबारों में पढ़ते हैं। इन्हीं अखबारों की कहानियों को वो छोटा बड़ा कर करके तमाम तरह के धारावाहिक बनाते हैं और समाज को जो विषैला हो रहा है उसे और विषैला करते चले जाते हैं। फिल्मों की बात करें तो वहाँ ले दे करके जो बच्चे आज बड़े हो रहे हैं वो इसी तरह की फिल्म देख रहे हैं कि मुझे ये लड़की पसंद है, मैं इससे विवाह कर लूँगा। यानी हमारे सांस्कृतिक मूल्यों में जो जिसे हम अरेंज मैरिज कहते हैं, जिसे हम वैदिक विवाह कहते हैं, इसे तोड़ने, परिवार को तोड़ने के लिए जितने भी नैरेटिव हो सकते हैं उन सब नैरेटिव को बड़े ढंग से हमारे थाली में ला करके परोसा जा रहा है और हम अपने पूरे परिवार के साथ उस गंदे खाने को जो देखने में सिर्फ सुंदर है उसके हर एक जो अलग अलग तरह के उसमें जो व्यंजन है, हर व्यंजन में केरोसिन ऑयल मिला हुआ है और हम बड़े आराम से खा रहे हैं, क्योंकि मनोरंजन के नाम पे बस ले दे के ही बचा है। एक लड़का, एक लड़की, एक विलेन, और उसमें परिवार से विद्रोह कर देना और विद्रोह करके और जाति से बाहर जाके विवाह कर लेना, संप्रदाय से बाहर जाकर के विवाह कर लेना, यही ले दे के बचा है। तो दिन रात यदि हम इसी तरह का मनोरंजन करेंगे तो हमारे विचार भी ऐसे। तो कहने का मतलब जो जो हमारे सुरक्षा के घेरे हैं, परिवार टूट रहा है, शिक्षा कुछ है नहीं, कला भोंडापन, मनोरंजन विषैला, तो हम बचेंगे कहाँ से? तो धीरे धीरे करके हमारा ये जो जाल है वो गहरा और गहरा और गहरा होते चला जाता है। और इस प्रकार से ये जो विवाहेतर संबंध है, हालांकि और तमाम इन जितने बिंदुओं पर मैंने चर्चा की, हर एक बिंदु अपने आप में खतरनाक है, लेकिन मैं आज विशेष करके जो विवाहेतर संबंध की बात कर रहा हूं, इस पे भी मैं बहुत खुल के इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि उन गंदी कहानियों को बारंबार कह करके उस गंदगी को और क्या फैलाना। लेकिन होता कैसे है? क्योंकि हमारा एक कुसंस्कार की प्रक्रिया चल रही है। हाँ, शादी विवाह तो कर लिए, और ऊपर से ये जो खतरनाक परिंदे होते हैं जो फिल्मों इत्यादि के माध्यम से कहते हैं, ओ कम ऑन यार, व्हाई आर यू सो कंजर्वेटिव,
चलो ठीक है, परिवार अपनी जगह पे है, मनोरंजन अपनी जगह पे है, 2-3 गर्लफ्रेंड नहीं हो जाए, विवाह के बाद भी 2-3 और फ्रेंड्स नहीं हो जाए, बॉयफ्रेंड नहीं हो जाए, तो फिर जीवन का मजा क्या? अरे भाई, ये आउट ऑफ वेडलॉक का जो मजा है वो वास्तव में सजा है। इन कहानियों से हम सीखते नहीं हैं। जो व्यक्ति मजा लेने के चक्कर में जो स्त्री अपने पति की हत्या करवा देती है, जो पति अपने पत्नी की हत्या करवा देता है और जिसके साथ वह जीवन को सुखमय बनाकर जीने के लिए एक भ्रामक क्षितिज की ओर उड़ चलता है, वह या तो जेल में होता है या फिर आत्महत्या करके किसी अंधकार में खो जाता है। तो कहां मिला मजा? वो तो एक सजा है। और जो पीछे छूट जाते हैं बच्चे, उनके सामने एक विवश अंधकार में जीवन बच जाता है। तो ऐसे में जो समाज में लोग हैं जो बच जाते हैं, वो सबक लेकर के समाज में अनुशासन स्थापित करने के बदला वे सिर्फ एक अपनी विवशता का ही प्रदर्शन कर पाते हैं। और फिर आज समाज हमारा इतना ऐसे खतरनाक मोड़ पे आ गया है कि हम जैसे ही दूसरे किसी के जीवन में हस्तक्षेप करने का प्रयास करते हैं तो वह तुरंत कोर्ट का दरवाजा खटखटा देता है और कहता है कि इट्स माई लाइफ, हु आर यू टू इंटरवीन, हु आर यू टू स्टॉप मी फ्रॉम डूइंग व्हाट आई वांट टू डू। और फिर हम कुछ कर नहीं पाते। खुलेआम कोई गलत काम करता नहीं, इसलिए हम चुप हो जाते हैं। छुप छुपा के करता है, सारा समाज उसको जानता होता है और प्रतीक्षा करता रहता है कि देखो ये बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है और हाथ में पलीता और माचिस लेकर के खेल रहा है, किसी न किसी एक दिन ये धमाका करेगा। और हम सिर्फ धमाके की प्रतीक्षा करते हैं और धमाका भी हो जाता है, अखबारों में खबर भी बन जाता है, लेकिन हम सामूहिक रूप से इस चेतना को कभी चर्चा में नहीं लाते कि इनके कारण क्या हो जाते हैं। बस विवश होकर देखना। कभी अगर हिम्मत करके किसी को बोल दिए तो प्रमाण के अभाव में बोलने वाला ही छेड़खानी करने वाला बन जाता है। यदि आपको पता चल रहा है कि कोई एक व्यक्ति इस तरह के विवाहेतर संबंध की ओर बड़ी तेजी से अग्रसर हो रहा है, अगर आप उसे टोक देंगे तो समाज का कुछ ताना बाना इस प्रकार का बुना हुआ है कि पूरा समाज ही उस व्यक्ति के ऊपर और उसके विरुद्ध खड़ा हो जाएगा। बड़े चले हो तुम चरित्रवान बनने, दूसरे को बड़ा तुम पाठ पढ़ाते हो, जरा अपने गिरेमावे में झांके हो, अपनी जिंदगी में झांके हो, और फिर उसे चुप करा देंगे। और उससे आगे अगर बढ़ने का प्रयास करेंगे तो फिर ये जो एक और अंतिम स्तंभ के रूप में जो न्यायपालिका है, वो फिर डंडा लेके कुछ इस कदर उस व्यक्ति को ठुकाई कर देती है कि फिर वो इस तरह के हस्तक्षेप करने की बात सोच भी नहीं पाता। तो समाज के टूटन में इन तमाम कारकों का जब आप अध्ययन करेंगे तो आपको एक बात तो सहज रूप में समझ में आ जाएगी कि हमारा समाज जिन मूल्यों के लिए जाना जाता था, उन मूल्यों का बिखराव कुछ इस कदर हुआ है कि जो सबसे महत्वपूर्ण इकाई है हमारे हिंदू राष्ट्र की, हिंदू राष्ट्र यानी मानवीय राष्ट्र की, मानव राष्ट्र की, वो इकाई, परिवार रूपी इकाई बिखर रहा है। जब हम अपने आप को स्वच्छंद और कोई रोकने टोकने वाला नहीं हो तो फिर हमारे मन में जो आएगा, हम इतने सबल तो है नहीं कि मन में जो कुछ भी आ रहा है उसको वहीं का वहीं दफन कर दें, मार दें, कत्ल कर दें। तो हम दुर्बल जब पड़ जाते हैं और हमारी दुर्बलता में सहायता करने के लिए जब हमारा समाज, हमारी शिक्षा, हमारा कला, संस्कृति, साहित्य और मनोरंजन जगत सब मिल करके जब मोर्चाबंदी करके हमें उकसाते हैं, yes, there is no fun in the wedlock, every type of fun is available out of the wedlock, there is nothing wrong in getting out of the wedlock and making friends with the for the wives, the boys, for the husbands, the girls, और इस तरह से करके हम तमाम इन मोर्चों में फंस जाते हैं। क्योंकि यदि हम माचिस लेके चलें और बारिश हो रही हो तो हम आग लगा नहीं सकते हैं, लेकिन मौसम सूखा हो और चारों तरफ सूखे लकड़ियों का ढेर हो और हमारे हाथ में केरोसिन और माचिस दोनों हो तो हम आसानी से आग लगा देते हैं और इस प्रकार हमारा जीवन बर्बाद हो जाता है। अनुशासन रूपी बारिश तो हो नहीं रहा, तो हम स्वच्छंद हैं, परिवार टूट रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, और हमारी समझ कुंद हो जाती है। हम दूसरों को एग्जाम्पल से सीखते नहीं हैं। अरे भाई, ये जिस पति ने अपनी प्रेमिका की खातिर अपनी पत्नी को मार डाला, जिस पत्नी ने अपने प्रेमी के कारण अपने पति को मार डाला, अपने बच्चे को मार डाला, जरा उसके जीवन में थोड़ी देर उसके साथ चल के तो देखिए ना, कितना दुख है। तो हम आगे नहीं जाते हैं। हम समझते हैं कि हम उस व्यक्ति से अधिक चालाक हैं। वो अपने विवाहेतर संबंध को छुपा नहीं पाए। वह पति बड़ा मूर्ख था क्योंकि उसे छुपाना नहीं आता था। वह पत्नी बड़ी मूर्खा थी क्योंकि वह अपने प्रेमी को अपने घर में बुला लेती थी। उसे किसी होटल को बुक कर लेना चाहिए था। वह
पति बड़ा मूर्ख था, क्योंकि उसे अपने सहयोगी के साथ अगर किसी तरह का संबंध रखना था तो उसे कभी अपने घर पर नहीं लाना था, उससे उसका फ़ोन नंबर को किसी मेल के नंबर के टाइप सा रखना चाहिए था, उसके साथ आसानी से घूमना नहीं चाहिए था, किसी रिश्तेदार के सामने नहीं आना चाहिए था, नहीं तो उसका पोल कभी खुलता नहीं। हम तो बहुत चालाक हैं, क्योंकि हम इन सब चीज़ों को छुपा लेते हैं, हमें तो कोई देखता नहीं। हमारी यही चालाकी जो है, बड़े से बड़े अपराधी अपने अपराध को करके छिपा नहीं पाते। हम तो जिसे कहते हैं ना कि हम किस खेत की मूली हैं, लेकिन हम अपने आप को पाताल तक पहुंचे हुए वाला मूली पाते हैं, और इस नाते हम बड़े स्वच्छंद होकर अपने विचारों में और अपने आचरण में घूमते रहते हैं, विचरते रहते हैं, और एक दिन पकड़े जाते हैं। लेकिन इसे जब तक हम समझेंगे नहीं, समाज को इस बिखराव से बचाने का हम उपाय नहीं सोचेंगे। और यहाँ पर एक और बात कह दूँ, कई बार इन चीज़ों का विश्लेषण करने के लिए आपके सामने ग्रह नक्षत्रों की स्थिति और तमाम इस तरह के जो ऋणानुबंध की बातें लोग कर देते हैं। मैं यद्यपि उन बातों को जानता हुआ भी मैं अपने आप को इस रूप में ज्ञानी के रूप में प्रस्तुत कभी नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी समझ हमें होनी चाहिए कि ये ग्रह नक्षत्र कुंडली इन सबों के कारण तमाम चीज़ें हो रही हैं। हमें यह भी समझना होगा कि हमारे तमाम तरह के ऋणानुबंध हमसे ये सब करवाते हैं, लेकिन इन्हें हम इन दुष्कर्मों को करने के लिए न्यायोचित नहीं ठहरा सकते। और इन बातों को समझना इसलिए है कि इनको रोकना है, ना कि इन बातों को इसलिए समझना है अच्छा ये तो इस कारण से होते हैं तो होने दो, ये तो ऋणानुबंध है, होगा ही। हाँ होगा, लेकिन एक गाना है ना कि किसी अफसाने को जब अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन तो उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। हमें मालूम है कि कुछ गलती हो सकता है, हम 4 कदम आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन हमें मालूम है कि इसका परिणाम बहुत ही खतरनाक होने वाला है, तो वहीं पर हम एक सबक लेकर के पीछे हट सकते हैं। किसी अफसाने को जब अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, चलिए उस अफसाने को वहीं छोड़िए, तो उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। चलिए भैया मुझसे गलती हुई, वापस। तो समाज को बचाएंगे। समाज को क्यों बचाएंगे? क्योंकि पूरी दुनिया का सिरमौर है भारत, हिंदू राष्ट्र की राजधानी है भारत। अगर हिंदू राष्ट्र यानी मानव राष्ट्र ही स्वयं रोगग्रस्त हो जाएगा तो बाकी दुनिया के लोग जो तमाम तरह के परेशानियों से जूझ रहे हैं, पारिवारिक सामाजिक विद्रुपताओं के दुष्चक्र में फंसे हुए हैं, वे किसकी ओर देखेंगे? कैसे कोई दौड़ करके भारत की ओर आएगा? जब वो यहाँ आना चाहेगा तो यहाँ के अखबार उसे रोक देंगे, यहाँ की कहानियां उन्हें रोक देंगी, और फिर ये जो तमाम गलत नैरेटिव पैदा करने वाले लोग हैं वे उन्हें गलत कहानी बता करके यह कहेंगे भारत तो ऐसा है, भारत तो वैसा है। लेकिन जिसे प्यास लगेगी वह तो दौड़ के कुएं के पास जाएगा ही जाएगा। मैं इतना सब कुछ कहने के पीछे मेरा यह आशय कदापि नहीं कि हमारा पूरा का पूरा समाज बेशैला हो चुका है, लेकिन जब समस्या 0.01 से लेकर के 1 या 1.5% तक हो तो उसे हम सिर्फ और सिर्फ एक समस्या कहते हैं। लेकिन यदि आप किसी भी तरह का सर्वेक्षण कर लें, सर्वे कर लें, तो आपको मालूम होगा कि यह जो गंभीर रोग है उसकी प्रतिशतता आज हमारे समाज में किसी भी कीमत पर 2 अंकों से ऊपर जा चुकी है, यानी 10% से ऊपर। और जहां 10% से अधिक इस तरह की चीजें क्राइम रिपोर्ट में आ रही हों, वह फिर समस्या नहीं बल्कि एक महामारी का रूप ले लेती है। ऐसे में इसके ऊपर विमर्श करना, इनके ऊपर और इनका विश्लेषण इस रूप में करना कि पूर्व जन्म में ऐसा था, इस तरह के ऋणानुबंध थे, उसकी कुंडली में ये था, हाँ है, ये सारी बातें होती हैं, लेकिन इनको जानने समझने का क्या? जब समाज में हम अपने प्रहरी आंखों को रखते हैं, यानी हमारे समाज में जब परिवार में वृद्धजन रहते हैं तो इस तरह की संभावनाओं को रोक लेते हैं। जब रोक लेते हैं तभी तो ऋणानुबंध था ना, तभी तो वह उस तरह का कुंडली और उस तरह के ग्रह नक्षत्र और भाग्य चक्र था। तो फिर रुक कैसे जाता है? क्योंकि सांस्कृतिक मूल्यों की सुरक्षा के घेरे में हम जब रहते हैं तो हमारी सुरक्षा हो जाती है। फिर उस तरह के ऋणानुबंध और उस तरह के ग्रह नक्षत्र के कुपरिणाम को हम शिथिल कर देते हैं। जैसे एक ट्रेन अगर ब्रेकलेस हो जाए, उसका ब्रेक फेल कर जाए, तो उसे हम यदि रोकना चाहें तो उसे हम कुशल ड्राइवर के हाथों से उसे हम एक ऐसे मोड़ पर ले जा करके उसे डाइवर्ट होने को कहते हैं जहां बहुत ऊंची एक बालू का राशि है, वहां भी वह ट्रेन
ढिमलाएगा, लेकिन कोई खतरा नहीं होगा, क्योंकि वह बालुका राशि पे जा करके हो सकता है एक पलटा खाए और कुछ लोग थोड़े बहुत घायल हो जाए, क्योंकि उसकी स्पीड कम हो चुकी होगी। तो हमारा इन चीज़ों को समझ लेना, हमारा इस तरह के सामाजिक कुरीतियों को समझ करके इन सुरक्षा घेरों को शक्तिशाली, सबल और मजबूत करना ठीक उसी प्रकार से होगा जो एक स्वच्छंद रूप से तीव्र गति से चलता हुआ ट्रेन जिसका ब्रेक फेल हो चुका है और उसके रास्ते में तमाम तरह की चिल्लाहटों के बाद भी लोग नहीं हट रहे हैं, तो जो लोग टकराएंगे वो दुर्घटना, जो इस ट्रेन में सफर कर रहे हैं उनके दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना को कम करने का एकमात्र तरीका यही बच जाता है कि कुशल ड्राइवर उसको किसी सुरक्षित जगह पर डाइवर्ट करके एक ऊंची बालुका राशि पर उस ट्रेन को चढ़ा दे, जहां वो धीरे धीरे करके अपनी गति धीमी करते करते अचानक रुक जाए। हो सकता है कि वह एक पलटा खा भी ले, हो सकता है वह यूं ही खड़ी रह जाए। संभावना दोनों की है, लेकिन दोनों ही में, एक में किसी भी तरह का खरोच नहीं लगेगा, दूसरे में यदि चूंकि हमने गलती तो कर ही दी कि ट्रेन को ब्रेकलेस कर दिया, उसका ब्रेक फेल हो गया, तो थोड़ी चोट तो लगेगी। लेकिन हमें समस्या को समझना इसलिए है कि परिवार रूपी इकाई को अगर हम मजबूत नहीं करेंगे, पाश्चात्य विचार यानी जो वामपंथी विषैला विचार और आचरण जो हमने अपना लिया है उसे हम नहीं छोड़ेंगे, मनोरंजन के माध्यम से जो विष परोसा जा रहा है उसे हम नहीं पहचान करके अपने भोजन से जब तक उसे हम पंप आउट नहीं करेंगे उस केरोसिन ऑयल को, तब तक हमारे जीवन में स्वाद आएगा नहीं। और जो ये कहते हैं कि देयर इज नो फन इन द वेडलॉक एंड देयर इज एवरी टाइप ऑफ फन आउट ऑफ द वेडलॉक, तो उन्हें यह समझ लेना होगा कि ठीक है, तुम अगर ऐसा कहते हो कि देयर इज नो फन इन द वेडलॉक, तो कुछ एक्सटेंट तक तो तुम इसे कह दो तो वेडलॉक फन के लिए नहीं है, वेडलॉक एक सुखी जीवन के लिए है, उसमें फन की जरूरत नहीं होती है। विवाह फन के लिए नहीं होता है, विवाह सुख और स्वस्थ समाज के नींव को, उसकी आधारशिला को रखने के लिए होता है, उसमें फन के लिए कोई जगह नहीं है। तो अगर सिर्फ तुम फन ही ढूंढते हो, तो फिर यदि विवाह के संबंध में आना चाहते हो तो उससे अच्छा है कि तुम सिर्फ फन ढूंढो, विवाह के संबंध को छोड़ दो। और अगर विवाह में आने के बाद अगर फन ढूंढोगे तो तुम्हें यह पता होना चाहिए कि देयर इज, अगर तुम कहते हो कि देयर इज नो फन इन द वेडलॉक एंड देयर इज एवरी टाइप ऑफ फन आउट ऑफ द वेडलॉक, तो वेडलॉक में यदि मजा नहीं है तो वेडलॉक के बाहर निश्चित रूप से सजा है। क्योंकि यदि परिवार दुर्बल होगा, व्यक्ति रूपी इकाई दुर्बल होगा, तो हमारा राष्ट्र दुर्बल होगा, राष्ट्र दुर्बल होगा तो तमाम तरह के विपरीत विचारधाराओं और नैरेटिव्स को बल मिलेगा और हमारा राष्ट्र दुर्बल होगा। हम अपने राष्ट्र को दुर्बल होते हुए देखना चाहते हैं, तब तो हम कह सकते हैं कि ठीक है, लेट्स बी मॉडर्न इन द सेंस that everything is welcome in this life, let there be fun out of wedlock, for there is no fun in the wedlock। लेकिन यदि हम स्वस्थ समाज की आधारशिला पर एक स्वस्थ राष्ट्र को देखना चाहते हैं, जहां सांस्कृतिक मूल्य सिर्फ हवा में ना तैरें, हमारे जिंदगी में भी घुल जाएं, तो हमें इस समस्या को समझना होगा। विवाहेतर संबंध कुछ इस तरह की बातें नहीं है जिन्हें हम कुरेद कुरेद करके उस गंदगी को और एक एक कहानी को, ताना बाना को, क्यों ऐसा हुआ, किस तरह के कारकों की वजह से हुआ, वो हम कर सकते हैं। एक एक केस स्टडी को लेंगे और उसको अगर हम तरीके से उधेड़ बुन करेंगे तो वह भी समझ में आ जाएगा क्यों हुआ, लेकिन उसके मूल में परिवार का विघटन सबसे पहले सामने आएगा। और अगर आप कहेंगे कि कहीं पर बृहत परिवार में भी ऐसा हो रहा है, तो उसका कारण यह होगा कि उस बृहत परिवार में ही पूरा का पूरा ऐसा विष घुल गया जहां कोई प्रहरी निगाहें नहीं रह गई, जहां इस तरह के नेत्र युग्म नहीं रह गए जो सांस्कृतिक मूल्यों रूपी भाला, बर्छा और तलवार लेकर के अपने परिवार की निगरानी करने में सक्षम और सफल हो सके। अपवाद हो सकता है ऐसा, यदि परिवार बृहद होगा, सांस्कृतिक मूल्य उसमें प्लावित होते रहेंगे, सांस्कृतिक धारा स्वस्थ जल का प्रवाह हमेशा करती रहेगी, तो वैसे परिवार में इस तरह के विद्रूप और खतरनाक आघात करने वाले, विध्वंस करने वाले ये जो सो कॉल्ड मॉडर्न लाइफ स्टाइल है वो घुस नहीं पाएगा।
और यदि घुस भी गया है तो वह इस तरह की खतरनाक करतूत नहीं कर पाएगा जहां अचानक से बुम विस्फोट कर जाए, जहां अचानक से सब कुछ बिखर जाए, जहां अचानक से सब कुछ बर्बाद हो जाए और परिवार टूट जाए। ऐसा नहीं हो पाएगा। यानी फिर वह ऐसा ही होगा कि ट्रेन जो है वो ब्रेक फेल होने के बाद भी एक डाइवर्शन को लेकर के उस बालुका राशि पर चढ़ चलेगी, जहां पर कुशल ड्राइवर उसको धीरे से रोक देगा और बिना किसी दुर्घटना के सिर्फ एक छोटे से धक्का रूपी आघात के बाद संभल जाएगा। तो हमें अब तय करना होगा, क्योंकि ये जो मैं चर्चा आपके साथ कर रहा हूँ, इसके पीछे की मूल वजह यह है कि जब मैं स्वयं क्राइम रिपोर्टर भी था, दी टेलीग्राफ में मैंने क्राइम रिपोर्टिंग शुरू की थी, तो हमारे यहाँ एक कॉलम छपता था फ्रॉम द पुलिस फाइल्स। तो सबसे पहले जब मुझे फ्रॉम द पुलिस फाइल्स के लिए कहानी लिखने को कहा गया, तो उसका प्रोफाइल ऐसा था कि कोई ऐसी एक खबर जो पहले छपी हो, वो अगर वो केस फाइल जो क्लोज हो गया हो, उस क्लोज्ड फाइल से उस कहानी को लिखना था। तो मैंने सबसे पहले जो कहानी एक लिखी थी वो इसी तरह की कहानी थी, जहां एक क्रिश्चियन लड़का जो है अपने शादी के पहले अपने मित्रों के बीच में कार्ड बांटता हुआ घूमता है, और उसकी होने वाली जो बीवी है वह उसके कत्ल, उसकी हत्या की कहानी को समानांतर रूप से लिखती चली जाती है। और एक दिन जब वो कार्ड लेके निकलता है तो बस वो कार्ड ही लेके निकलता है, लौट के नहीं आता है। मैंने इसी को फ्रॉम द पुलिस फाइल्स में लिखा था, और तब से लेकर के ये घटना 2000 के आसपास की है। तब से लेकर के मैं आज तक इस तरह के तमाम उन केसेस को अध्ययन करता हुआ पाया हूं कि धीरे धीरे करके हमारे समाज को दुर्बल करता चला जाता है। जब एक व्यक्ति दुर्बल होगा, एक परिवार दुर्बल होगा, और संजोग से यह घटना यदि विवाह के समय और ठीक उसके पहले ना घट करके कई वर्षों के बाद घटे, तो वह परिवार तो पूरी तरह से अंधकार में चला जाता है, पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। तो इन घटनाओं का अध्ययन करने के बाद मैंने पाया कि इस पर अपनी समाज चर्चा करता है, समाज चिंतित है। समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इन घटनाओं से चिंतित होकर के अपने विचारों को रखते हैं, लेकिन इन्हें और भी सबल तरीके से रखने, समझने और फिर इनके समाधान की दिशा में बढ़ने, इनके उत्तर की दिशा में बढ़ने की जरूरत है, आवश्यकता है मित्रों। इसी नाते मैंने अपने विचारों को साझा किया। मैंने जानबूझ करके इनमें केस स्टडीज के नाम पर इन चीज़ों को और नहीं कुरेदा, और मैं फिर से एक बार इस बात की पुनरावृत्ति कर दूं कि इस तरह की घटनाओं के मूल में बिखरता परिवार, खोखली शिक्षा व्यवस्था, भौंडी कला, साहित्य और संगीत और विषैला मनोरंजन है। जब तक इनको नहीं रोकेंगे, लेकिन इनको रोके या ना रोके, सबसे पहले परिवार रूपी इकाई को यदि हम मजबूत नहीं करेंगे, क्योंकि परिवार में अगर सांस्कृतिक मूल्यों की चर्चा मात्र होती रहे और परिवार के सदस्यों में उन सांस्कृतिक मूल्यों का घुल जाना संभव ना हो सके, तब तक हम बाकी के जो बाहरी लड़ाई है, वो जो खोखली शिक्षा व्यवस्था, भौंडी कला, साहित्य और विषैला मनोरंजन, इससे हम नहीं लड़ पाएंगे। इसीलिए इस समस्या के मूल में, ये समस्या परिवार को ही तोड़ती है, और इस समस्या के मूल में भी है परिवार का बिखरा हुआ होना। एक बिखरा हुआ परिवार इस तरह की समस्या के लिए एक सहज, जैसे कहते हैं ना कि जमा हुआ पानी मच्छरों को पैदा कर देता है और बीमारियों के लिए कारक बन जाता है, ठीक उसी प्रकार से एक बिखरा हुआ परिवार इस तरह के विद्रूपताओं के लिए एक अच्छा खासा चारागाह बन जाता है। और वहीं पर एक मजबूत सांस्कृतिक रूप से शक्तिशाली परिवार, जहां पर के इस तरह के नेत्र युग्म हमेशा प्रहरी के रूप में रहते हो, वो इस तरह के मच्छरों के ऊपर एक तरह का कह ले कि वो उनके ऊपर एक तरह से कह ले कि वो कीटनाशक का काम कर देता है। हमें इन बातों को सर्वप्रथम तो समझना होगा, और उसके बाद इन विषयों की बारंबार चर्चा करनी होगी। चर्चा की यह पहली कड़ी थी। इसमें हमने मूल रूप से विवाहेतर संबंध को केवल ऊपर छू करके इसके मूल कारक परिवार का दुर्बल होना को ठहराते हुए मैंने चर्चा की। इस पे और चर्चा और विमर्श की जरूरत है। आज के लिए इतना ही मित्रों, धन्यवाद।